ये पुल था जो पिछले दिनों ना बह गया था फ्लड में। ये नई रोड बना रहे हैं नारायण वाली। मुझे नहीं लगता आपने आज से पहले नारायण में इतनी कोई खूबसूरत जगह देखी होगी। फ्लड के बाद आज का रोड कंडीशन घर से निकलते हुए हम लोग इस बार भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन मोटरवे पे अच्छी स्पीड मेंटेन करने की वजह से हमने काफी अच्छा कवर अप कर लिया था। और हर बार की तरह हमारा जो पहला फ्यूल ब्रेक था वो हमने कलर कार सर्विस एरिया पे लिया था। अपना फ्यूल ब्रेक लिया है, बस फ्यूल डलवा के तो अपना सफर आगे शुरू करते हैं। मानसरा के सर पेट्रोल डलवा के तो न्यू बालाकोट वाला रास्ते से जाते थे। मानसरा वाले एग्जिट को कह रहा था जैसे ही आप मानसरा सर्विस एरिया से थोड़ा सा आगे जाते तो ये मानसरा भी एग्जिट आ जाती है। यहाँ से नीचे होते थे। स्टार्टिंग का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा टूटा, लेकिन इतना लंबा नहीं है, 3-4 किलोमीटर ही है। जैसे ये 3-4 किलोमीटर का टूटा पैच खत्म होता है तो आप आगे KKH पे कनेक्ट हो जाते हैं। सिंपली किसी से पूछ लेगा या गूगल पे लिख लेगा बालाकोट तो ये आपको उस रूट पे डाल देगी। KKH पे चढ़ती है जो रोड कंडीशन है ना वो फिर वो एसफाल्ट रोड है बालाकोट तक की। बाकी अगर आप लेट हो रहे हो तो आपके पास नाइट स्टे का ऑप्शन बालाकोट में भी है और बालाकोट के बाद आता है पारस। और यहाँ पे हमने हमारा वो पुल है जो पिछले दिनों सैलाब में बह गया था। अभी ये पुल तो बन गया, लेकिन ये कि इस पे डबल ट्रैफिक नहीं सिंगल गाड़ी गुजरती है तो थोड़ा सा रश हो तो आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। लेकिन ये कि इस पुल के बाद मुझे था सैलाब की वजह से रास्ता बहुत ज्यादा खराब हो गया, लेकिन नहीं, जिस तरह भी 2 माह पहले रास्ता था वैसे ही है। पोर्टल्स वगैरह इस रास्ते पे है। बाकी महांडरी के बाद कगान आता है। कगान और महांडरी के दरमियान ये जो पोर्टल्स है यहीं पे आपने गाड़ी बचानी है। उसके बाद फिर कगान से जब आगे आप सुक्की किनारी डैम तक जाते हो तो बीच में पोर्टल्स है, लेकिन जैसे सुक्की किनारी डैम शुरू होता है तो उसके बाद जो ये रास्ता है ना बहुत बेहतर हो जाता है। नारायण से पहले ये रास्ता काफी बेहतर कर दिया गया और उम्मीद है कि अगले साल इस पर रोड डाल जाएगा, क्योंकि जैसे नारायण शुरू होते हैं ना तो ये थोड़े से पैच आते हैं टूटे हुए, लेकिन आगे जैसे ये पैच खत्म होती है मेन नारायण से पहले ये नया एसफाल्ट रोड डलना शुरू हो गया है। और ये कह रहे थे कि कवाई तक जाएगा तो उम्मीद है कि अगले साल जब हम लोग नारायण आया करेंगे तो हमें अच्छी एसफाल्ट रोड जो है ना वो इधर देखा तो बाबू सर टॉप पे ना कह रहे कि थोड़ी देर में बारिश बादल काफी सारा आया हुआ है। तो हमने फिर यहाँ पे ना अब यहाँ पे अपना सामान वगैरह नहीं रख रहे, हम सोच रहे कि यहाँ से आगे जाते हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा भी ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है और आपको 3-3.5-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना स्टे करते हुए जाते हैं। बाकी नारायण से पहले सोच आता है और सोच से पहले आता है ये राफ्टिंग वाला पॉइंट। और यहाँ पे हमें फिर आगे जो है ना तकरीबन 1 किलोमीटर आ गया मेन बाटाकुंडी में। नहीं, मैं आपको ऊपर पहुंच के बताता हूँ कि हमारी यहाँ जाने की वजह क्या थी। बाकी हम जा रहे हैं लालासर मेडो की तरफ। और जो ये रास्ता है ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ऑफ रोड ट्रैक है और ये ट्रैक थोड़ा सा टफ है और बारिश में थोड़ा सा डेंजरस भी है। टफ कैसे है वो आप खुद देख ले, अगली बात फिर मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ। रास्ता दिखाने का मकसद था कि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये जस्ट 3 किलोमीटर का एक ऑफ रोड ट्रैक है और आप अपनी गाड़ी नीचे खड़ी करके तो जीप रेंट करके ऊपर जा सकते हैं। जब आप लोग नारायण आते हो तो मोस्टली लोगों को नारायण आके यहाँ लेक सैफुलमुलूक का पता है या बाबूसर टॉप का पता है। इस जगह को बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। जीप रेंट की बात करो तो सीजन में जो जीप है वो तकरीबन 4,4500 लेती है अगर आपने नाइट स्टे ना करना हो तो। अगर नाइट स्टे करना तो वो थोड़े से ज्यादा पैसे लेती है। आपको मतलब उतार के वापस नीचे आ जाती है, फिर आपको नेक्स्ट डे जो आपने टाइम दिया हुआ था उस पर फिर आपको लेने आ जाती है। आजकल ये कि जो इसका रेंट है ना वो काफी कम हुआ है जीप का। वो आपको 3500 से ज्यादा 3,3500 में ना वो ले जाते हैं। एक जीप वाले से हमने सीजन शुरू था ना वो आप लोग भी कोशिश करेगा कि जब बारिश हो रही हो ना तो यहाँ पे आना अवॉइड करें। यहाँ पे आप टेंट भी लगा सकते हैं, अपना टेंट ले भी सकते हैं, लेकिन जो होटल्स बने हुए ना वो उनकी जो कॉस्ट है वो सीजन में तकरीबन 8-10 हज़ार रुपए में रूम मिलता है 4-5 पर्सन वाला। आजकल जो है वो 4-5 हज़ार रुपए में दे रहे हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे बर्फ जल्दी पड़ जाती है। ये मेरे ख्याल और 1 माह 1.5 माह उसके बाद अक्टूबर के मिड में यहाँ पे ठीक ठाक बर्फ पड़ जाती है तो फिर ये भी बंद हो जाता है। बाकी मैं आपको ये पैच कह रहा था ये बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाता है, लेकिन ये बारिश इतनी ज्यादा नहीं तो फिर इतना हमें मसला नहीं बना। ये मेन बाटाकुंडी है। यहाँ भी जो होटल्स है ना वो आधे बंद हो गए, लेकिन जो खुले हुए ना उनके किराए भी तकरीबन इस वक्त आधे से कम ही है। मतलब कि जो कमरा सीजन में 10,000 रुपए में मिलता था अभी वो 5,000 से भी कम आपको मिल जाता है। बाकी रोड कंडीशन की बात करें तो बाटाकुंडी के बाद बरवाई आते हैं और बरवाई के बाद झलकड़। बाटाकुंडी से झलकड़ के दरमियान कई छोटे मोटे पैचेस आ जाए तो आ जाए। मोस्टली जो रास्ता है ना वो एसफॉल्ट ही अच्छा रोड बना हुआ। अगर आप लोग इस सीजन आए तो आपको पता होगा। लुलूसर पहुंचते पहुंचते बारिश जो थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी। मेरी मर्जी थी मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाऊंगा, लेकिन बारिश की वजह से वो प्लान तो बन नहीं सका। बाकी लुलूसर से आगे जैसे बाबूसर टॉप के पास गए तो इस दफा का जो व्यू था ना वो
बारिश देख के मैं काफी खुश हो रहा था कि ले आज हमें बाबूसर टॉप पे बर्फ मिलेगी, लेकिन मुझसे थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन। तो यहाँ जीरो के आप पास हो ना, तो फिर जो ये बारिश है ना, ये स्नोफ्लेक भी बता। ऐसा वेदर बाबूसर टॉप पे पहली दफा देखा। बादल बिल्कुल नीचे आए हुए रहना, क्योंकि पिछले साल भी मैं 3 सितंबर में यहाँ नारायण से निकला था फैसलाबाद के लिए। उस टाइम पे यहाँ पे अगस्त के मिड से यहाँ पे वेदर चेंज होना शुरू हो गया। ये तकरीबन तीसरा वीक है मुसलसल यहाँ पे बारिशें हो रही है, और जिस तरह ये वेदर है ना, उससे यहाँ के लोग भी ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो इस दफा स्नो है ना वो फूड फैक्ट्री आपको लिखा नजर आ रहा होगा, उसके बराबर ये पार्किंग है। और पार्किंग के बिल्कुल मेरा जिस्म कह रहा है कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, और दिमाग कह रहा है इसे बाबू सर टॉप कहते हैं। बाबू सर मतलब कि इस अंग्रेज ने इस टॉप को सर किया वो, तो उस टाइम पे फिर इसका नाम बाबू सर टॉप पड़ गया होगा, सर कगान गया, इसलिए इस जगह का नाम नारायण कगान पड़ गया। मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करो। तो नारायण में ना इस वक्त किराए जो है वो आधे से भी कम हुए हैं, मतलब कि जो 2 है वो आपको 3035 का मिल जाता है, और पेट्रोल हमारा तकरीबन फैसलाबाद से नारायण तक जो है वो तकरीबन 17,800 का लगा है। बाकी सर्दी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिस तरह हमारे वहाँ दिसंबर में सर्दी होती है, इस तरह सर्दी। ये एक पैच आया है, थोड़ा लंबा ज्यादा टूटा हुआ, लेकिन ये गाड़ी बड़ी मजे से चल रही है। वो नीचे लगने वाली बात है, जाना अपनी गाड़ी पर रोड कंडीशन का नहीं पता कैसे कर दूं तक कैसी है बाबूसर टॉप से पीछे कैसे बाबूसर टॉप से नारायण के ग्लेशियर्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। ग्लेशियर्स ये है कि काफी हद तक पिघल गए हैं, तो यहाँ पे इतना मसला नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं पानी गुजरा हो वहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी ग्लेशियर खत्म होते होते नारायण आ जाता है। इस्लामाबाद से नारायण तक तकरीबन 8 घंटे लग जाते हैं, और अगर आपको शाम हो रही है तो आप नारायण में भी स्टे कर सकते हैं। बाकी नारायण से आगे की रोड कंडीशन जो है वो काफी बेहतर हो जाती है, सिर्फ जहाँ कहीं ग्लेशियर्स पड़े होते हैं ना वहाँ पे आपने एहतियात करनी होती है। नारायण के बाद ये सोच आता है यहाँ पे आके एक ग्लेशियर है, वहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा एहतियात कर लेगा। उसके बाद फिर बाटाकुंडी तक जो रास्ता है ना वो ठीक हो जाता है। बाटाकुंडी से पहले ये ग्लेशियर आता है, यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी नीचे लगने का डर होता है, मगर अगर एहतियात से गुजारेगा तो कोई मसला नहीं बनेगा। अब बाटाकुंडी की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बाटाकुंडी भी पूरा शहर ही आबाद हो गया है, और नारायण के बाद जो आपके पास स्टे का ऑप्शन है ना वो ये बाटाकुंडी है। नारायण से 12 किलोमीटर आगे आता है ये, और यहाँ पे अब काफी सारे होटल बन गए हैं, बजट फ्रेंडली भी और महंगे वाले भी है। बाकी बाटाकुंडी से आगे बरवाई आता है, और बरवाई के बाद झलकड़। बाटाकुंडी से झलकड़ तक जो रोड कंडीशन है ना वो जहाँ कहीं पे ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं ना सिर्फ वहाँ पे खराब है, या जहाँ कहीं से पानी गुजरना सिर्फ वहाँ पे आपने गाड़ी की एहतियात करनी है। इस दफा रोड पे कहीं भी सरिये नहीं निकले हुए थे, सबसे ज्यादा मसला सरियों का होता है, खासतौर पर जहाँ से पानी गुजर रहा होता है। बाकी तो जहाँ कहीं वाटर क्रॉसिंग आती है वहाँ पे गाड़ी एहतियात से गुजार ले तो कोई मसला नहीं, ज्यादा सरिये का इशू होता था, तो वो अल्लाह के हुक्म से इस दफा सरिये कहीं भी नजर नहीं आया पूरे रास्ते में हमें। और स्टे का ऑप्शन आपके पास बाटाकुंडी के बाद बरवाई में भी है और झलकड़ में भी है। एक चीज और के बाटाकुंडी में जो नेटवर्क है ना वो सिर्फ टेलीनॉर का चलता है, और वहाँ से आगे जहाँ कहीं नेटवर्क चले तो वो टेलीनॉर का ही चलेगा या यूफोन का चलेगा, दूसरा कोई भी नेटवर्क नहीं चलता। और झलकड़ में तो बिल्कुल ही कोई नेटवर्क नहीं चलता, मोस्टली यहाँ पे एस्कॉम चल रहा होता है, वो भी कुछ खास पॉइंट्स है वहीं चलता है, उसके अलावा नहीं चलता। लेकिन एस्कॉम की सिम की जरूरत आपको आगे पड़ेगी, तो उसका फिर मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको मजीद डिटेल में बताता हूँ। बाकी झलकड़ के बाद लुलूसर आता है, और झलकड़ से लुलूसर जो रोड कंडीशन है उसका भी वही जो पीछे आपने क्वेश्चन आपको बताई है वही अब यहाँ पे अप्लाई करनी है। जहाँ की पानी गुजरा वहाँ तैयार करनी है, या जहाँ कहीं पोर्ट होल वहाँ तैयार करनी है। बाकी हम इतने टाइम से इस एरिया में आ रहे हैं, लेकिन लाइफ में पहले हमने लुलूसर लेक जमी भी देखी। खत्म होते ही सबसे बड़ा ग्लेशियर आता है, ये तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का ग्लेशियर है। लास्ट ईयर यहाँ से अगर रोड कंडीशन काफी खराब थी, लेकिन इस साल कुछ बेहतर थी। बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर की तरह इतनी बुरी भी नहीं है। एक चीज अपने माइंड में रखेगा कि जब आप यहाँ ग्लेशियर से गुजर रहे होंगे तो यहाँ पे इस जगह पे आपको ना ट्रैफिक जाम मिल सकता है, क्योंकि ये ग्लेशियर ना साथ साथ मुड़ भी रहा होता है, तो अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक जाम जो है ना लग जाता है। तो इस ग्लेशियर पे आपको ये चीज भी फेस करनी पड़ सकती है। बाकी ग्लेशियर जैसे खत्म होता है तो वहाँ से आगे कुछ पैचेज आते हैं रोड के टूटे हुए, जहाँ पे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एहतियात करनी पड़ती है, आपकी गाड़ी यहाँ पे नीचे भी लग सकती है। तो यहाँ पे आकर थोड़ी जल्दबाजी ना करेगा, तसल्ली से गाड़ी गुजारेगा। बाकी जैसे लुलूसर खत्म होगा तो उसके बाद आता है इस रीजन का सबसे खूबसूरत एरिया गिटीदास, और हमें पर्सनली ये एरिया बहुत पसंद है, और इसके पीछे जो रीजन है वो आप खुद देख ले। बाकी मैं अब आपको ऊपर बाबूसर टॉप पे जाके मिलता हूँ। जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे थे उस दिन बाबूसर टॉप को खुले हुए पहला दिन ही था, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था, इसलिए हमने फिर यहाँ पे रुक के जो अपना टाइम गुजारना था वो ना प्लान ही कैंसिल कर दिया और सोचा आगे की तरफ चलते हैं। बाबूसर टॉप क्रॉस करते ही आप नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं, और पीछे आप जितनी चढ़ाई चढ़ के आते हैं ये जो उतराई है ये उससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इश्यूज गाड़ी को बनता है, अक्सर गाड़ियों की यहाँ पे ब्रेक्स फेल हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ लोगों को अभी भी आइडिया नहीं है कि हम पीछे जिस चढ़ाई जिस गियर में चढ़े हुए होते हैं हमने उतरना भी उसी गियर में होता है, और एक कई जगह इतना ज्यादा डिसेंड है कि आपकी गाड़ी दूसरे गियर में 50 तक भी चली जाती है।
तो जब आप नीचे उतर रहे हैं तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि आप जिस गियर में पीछे से चढ़े हैं उसी गियर में कोशिश करें कि नीचे उतरे, क्योंकि जो बाबू सर टॉप उतराई है ना चलास साइड पे, ये ज्यादा है पनिशमेंट नारायण साइड की। तो अगर आपके साथ फैमिली वगैरह इन केस आपको लगे कि आपकी ब्रेक गर्म हो रही है, ब्रेक काम कम कर रही है, तो रिस्क ना लेगा, अपनी गाड़ी साइड पे लगा के ब्रेक ठंडी करके अपना सफर आगे कंटिन्यू कर लेगा। बाकी जैसे बाबू सर टॉप की उतराई खत्म होती है तो ये 0 पॉइंट आ जाता है और यहाँ से आगे फिर आपने अपना रुक करना होता है चिलास की तरफ। अब यहाँ से आगे जो चिलास वाला रास्ता है वो बहुत बेहतर हो गया। मुझे आज भी याद है कि एक टाइम होता था कि चिलास वाले रास्ते भी आदमी ना थक जाता था, क्योंकि रास्ता खत्म नहीं होता था, वो सारा टूटा था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी एसफाल्ट रोड बन गई है स्टार्टिंग में और आप काफी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे होते हैं। इसमें काफी सारे छोटे छोटे एरियाज आते हैं, उसमें से एक ही है गुनर फार्म के नाम से। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिलते हैं नारायण के बाद। इनकेस अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम हो तो यहाँ से पेट्रोल एक फिल करवाएगा, यहाँ से आगे फिर आपको जगलोट में जाके पेट्रोल पंप मिलेगा। एक चीज और मैंने पीछे एस्कॉम की सिम का जिक्र किया था, बाबू सर टॉप उतर के जहाँ कहीं भी इंटरनेट चल रहा होता है वो एस्कॉम का ही चलता है और यहाँ से आपको एस्कॉम की सिम भी इजीली मिल जाती है। आपके पास आपको ओरिजिनल सीएनए से न चाहिए, आप किसी भी यहाँ पे मोबाइल वाली शॉप से थंब लगा के तो एस्कॉम की सिम लेके उस पे पैकेजेस वगैरह इंटरनेट के कर सकते हैं। पैकेजेस भी काफी मुनासिब है। बाकी जैसे गुनर फार्म आप क्रॉस करते तो ये एक पैच आता है जहाँ पे आपको गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, यहाँ गाड़ी नीचे लग सकती है। इसका इतना इशू नहीं है जितना आपको आगे जाके शुभ बनता है, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाने के बाद तत्ता पानी वाला सेक्शन आ जाता है और जो ये तत्ता पानी वाला सेक्शन है ये इस पूरे सफर में सबसे गंदा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको गाड़ी बचानी पड़ती है। अब इसका ट्रैवल डिस्टेंस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 25-30 मिनट आपको लग जाती है ये तत्ता पानी से रायकोट तक। तो यहाँ पे जो 25-30 मिनट है ना ये पूरे टॉर्चर वाले है, तो सबसे ज्यादा गाड़ी को यहाँ बजाएगा। खासतौर पे ओवरटेकिंग में यहाँ पे काफी मसला बनता है और जब डबल ट्रैफिक आती है तब भी यहाँ पे ना रश लग जाता है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेगा। रायकोट शुरू होते फिर रास्ता काफी बेहतर हो जाता है और जैसे रायकोट से आगे फिर सिल्क रोड पे जाते हैं तो इसका तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना बेहतरीन रोड है। बाकी यहाँ से जब आप सिल्क रोड पे चलते हो तो जो पहला मेन टाउन या मेन एरिया आता है ना वो ये जगलोट का है। इनकेस अगर आपको शाम हो रही हो तो आप यहाँ जगलोट में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे महंगे होटल भी बने हुए और मुनासिब भी बने हुए हैं। एक चीज माइंड में रखेगा, जो जगलोट है ना ये दूसरे एरियाज के निस्बत थोड़ा सा गर्म है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे इशू बन सकता है। बाकी जो एस्कॉम की सिम है वो आपको यहाँ भी मिल जाएगी और जिन्होंने स्कर्दू जाना है उनके लिए कोई ट्रिप है कि यहाँ पे जगलोट में जो पेट्रोल पंप होता है यहाँ से एक दफा पेट्रोल लाजमी डलवाएगा, क्योंकि जगलोट से तकरीबन 2-3 किलोमीटर ही आगे फिर आता है JSR और यहाँ से फिर हम लोग स्कर्दू की तरफ मुड़ जाते हैं। यहाँ से स्कर्दू तकरीबन 168 किलोमीटर है और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब हम पहली दफा इस रास्ते पे गए थे तो ये 168 किलोमीटर है हमने तकरीबन 9.5 घंटों में किया था। 2017 की बात है, रास्ता तब सारा ही टूटा होता था, लेकिन अब ये रास्ता जो है तकरीबन 168 किलोमीटर में 3 या 4 पैचेस आते हैं जहाँ पे आपको तैयार करनी पड़ती है। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। बाकी आप कुछ टिप्स है इस रास्ते पे ट्रेवल करने की। एक तो पेट्रोल पंप आपको जगलोट के बाद सीधा स्कर्दू में जाके मिलेगा। दमोदास के पास एक पेट्रोल पंप आता है, लेकिन आप रिस्क ना लेगा, जगलोट से एक दफा अपना टैंक लाजमी फुल करा लेगा। दूसरा, इस पूरे रास्ते पे जो नेटवर्क है वो एस्कॉम का चलता है, वो भी पूरे रास्ते पे नहीं चलता, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे चलता है, कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं चलता, तो ये भी एक चीज माइंड में रखेगा। दूसरा जो ये JSR है जगलोट स्कर्दू रोड या शारे बल्तिस्तान, ये ना 2-3 चीजों की वजह से फेमस है। एक तो इस पे लैंडस्लाइडिंग का कोई भरोसा नहीं है, इस पे मशहूर है कि हवा भी चले तो लैंडस्लाइड हो जाती है। तो जब आप इस रूट पे आ रहे हो तो अपने साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी और खाने पीने का सामान लाजमी रख लेगा। दूसरा, इस रोड पर रात को सफर अवॉइड करेगा, वो भी सिर्फ लैंडस्लाइडिंग की वजह से। बारिश में भी थोड़ा सा इस रोड पे एहतियात करेगा। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये रास्ता जो है बिल्कुल सेफ है, कोई इस तरह का यहाँ पे मसला नहीं है, जिस तरह मर्जी आप यहाँ पे ट्रेवल करें। अब आते रोड कंडीशन में, तो आप समझे कि 168 किलोमीटर में 95% जो रोड है ना वो बड़ा ही अच्छा एस्फाल्ट रोड बना हुआ है। सिर्फ 5% पैचेस वहाँ पे आते हैं जहाँ पे कहीं लैंडस्लाइडिंग हुई होती है या जहाँ कहीं रोड थोड़ा सा डैमेज हो गया है, वहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। वो भी इतने बुरे नहीं है, सिर्फ जहाँ कहीं इस तरह के पैचेस आएंगे ना वहाँ पे आपकी थोड़ी सी स्पीड कम होती है। इसके अलावा हमें पूरे रास्ते पे कहीं भी गाड़ी की एहतियात इस तरह नहीं करनी पड़ी जिस तरह वो तत्ता पानी के पास करनी पड़ती है। नॉर्मली नारायण से आपको स्कर्दू आते हुए ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग जाता है, लेकिन हमारा ट्रैवल था वो बहुत आसान हो गया था। लेकिन अगर आप लोग नारायण से निकले तो मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा कि सुबह नारायण से कोशिश करेगा जितना अर्ली मॉर्निंग हो सके उतना अर्ली मॉर्निंग निकले, अगर आपने सीधा स्कर्दू जाके स्टे करना है। स्कर्दा आती है और हमारा जाते हुए हर दफा धक्के से एक स्टे यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे थोड़ा पानी वानी मिल जाता है, जिम्मी को यहाँ पे थोड़ा सा पानी मार लेते थे सामने, और उसके अलावा यहाँ पे बाथरूम वगैरह भी बना हुआ है। और ये मैं पहली दफा दिन में इस वक्त यहाँ पे रुक रहा हूँ। आते स्कर्दू से वापसी का सफर दिन में किया था, इस दफा पहली दफा मैं जाते हुए सफर कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वो स्कर्दू से दो साइड से निकल जाते थे। इस दफा ये कि अब इस रास्ते से जा रहे दिन। लास्ट के 50 किलोमीटर में ये एक आधा ही पैच आता है जहाँ पे आपको थोड़ी सी गाड़ी एहतियात से गुजारनी पड़ती है, बाकी फिर आगे स्कर्दू सिटी तक इजी सीन हो जाता है। और हम लोग हुंजा से तकरीबन सुबह 6 बजे निकले थे और स्कर्दू हम लोग तकरीबन 1 बजे के करीब पहुंचे थे, और हम लोगों को हुंजा से यहाँ पहुंचते तकरीबन 7 घंटे लग गए थे। तो आप नारायण से खुद ही आइडिया लगा ले। हुंजा से हम लोग सुबह तकरीबन 7 बजे निकले थे और स्कर्दू हम लोग, हमारा रूम है वो ये स्लो लाइन होटल में फिक्स होता है, हमें ये 5000 का मिला है। वैसे ये जो रूम है ये इसका तकरीबन ये 8-10। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हो तो आपको हुंजा का ऑप्शन भी है, और कल हम हुंजा गए थे। हुंजा, अगर आप हुंजा की रोड कंडीशन देखना चाह रहे हो, हुंजरा पास का क्या सीन था और आपकी गाड़ी किस तरह लेके जानी है, हुंजा में कौन कौन से पॉइंट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी गाड़ी